नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी नई वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब फिल वक्त शहर हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में हाइड्रा का खौफ छाया हुआ है। और ख़ास बात इस मुहिम की यह है कि इस मुहिम का शिकार ज़्यादातर दौलतमंद अफराद या फिर करोड़पति या लखपति अफराद बन रहे हैं, जबकि गरीब आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनके पास कोई जायदाद होती नहीं, तो ऐसे में वो परेशान भी नहीं होते। तो बहरहाल जहाँ तक झीलों का, तालाबों का, कुंटों का सवाल है, आप देखेंगे कि ये नस्ल इंसानी की बका के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर हम अपने शहरों को शहरों को में अगर तालाबों को डुबा दें या गर्क कर दें तो फिर समझिए कि ये इंसान की ऐसी गलती है, जिस तरह कहा जाता है कि इंसान ने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार ली है। तो बहरहाल झीलों को बचाना, बागात को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे शहर हैदराबाद वो फरकंद बुनियाद को जो बागात का शहर कहा जाता था, बागों का शहर जिसे कहा जाता था, और आप देखेंगे कि मैदानों का शहर जिसे कहा जाता था, यहाँ तक कि झीलों का शहर कहा जाता था, अब वो बात बाकी नहीं रही है और ऐसा लगता है कि ये कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। बहरहाल हाइड्रा ने जो कार्रवाई शुरू की झीलों के बचाव के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ये हाइड्रा का कारनामा नहीं है बल्कि उन समाजी जहदकारों का कारनामा है जो झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हुए थे। बहरहाल आपको बता दें कि आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात हुई है। रंगनाथ जो कमिश्नर हैं हाइड्रा के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद सेक्रेटरीट में भी एक जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम महकमेजात के, ख़ासतौर पर आप देखेंगे रेवेन्यू है, GHMC है और दीगर जो डिपार्टमेंट्स है उसके आला अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थी वहाँ पर और कई IAS अहदेदार भी उस इजलास में मौजूद थे। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ चीफ सेक्रेटरी ने ख़ास तौर पर जो हाइड्रा के अहदेदार हैं उनसे ये कहा है कि हाई कोर्ट के जो हिदायत दे रही है, जो अहकाम जारी कर रही है, उस पर भी अमल किया जाए और किसी किस्म का टकराव ना किया जाए और जो भी कार्रवाई की जाए वो पूरे यानी एहतियात से की जाए। इसके अलावा एक नया डेवलपमेंट आपको नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्गम चेरू ये बहुत मशहूर इलाका है जहाँ पर देखेंगे कि जो झील है दुर्गम चेरू, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ बिल्कुल करीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई का घर भी है जो FTL पर तामीर किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है, यानी चीफ मिनिस्टर के भाई ने, उन्होंने ये घर तामीर नहीं किया बल्कि 2015 में ख़रीदा था। तो बहरहाल उसे भी नोटिस दे दी गई है। इस सिलसिले में हम चलते हैं नई वजह से और पूछते हैं कि सेक्रेटरीट में क्या हुआ। देखिए, जब से हाइड्रा तश्कील दिया गया है, हाइड्रा की सरगर्मियों का आगाज़ हुआ है, तब से हाइड्रा हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अजला में और साथ ही साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मौजू बहस बना हुआ है, क्योंकि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है। जी। अब देखिए, जब नवाबों का शहर था हैदराबाद, निज़ाम की जो हुकूमतें थीं उन्होंने शहर के अतराफ़ व अकनाफ 200 से ज़्यादा तालाबें, झीलें वगैरह बनाई रखी थी ताकि हैदराबाद को सैलाब से महफूज रखा जा सके और साथ ही साथ हैदराबाद के अवाम को पीने के पानी के सहूलत फराम करने के साथ साथ खेतों की सैराबी के लिए भी पानी फराम किया जाए। लेकिन जैसा जैसा शहर तवस्सी करता गया, तरक्की पाता गया, आबादियों में भी इजाफा होता गया, यहाँ तक कि लोग तालाबों और झीलों के FTL और बफर जोन में भी तामीरात शुरू कर दी। जी। जिसके खिलाफ आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये कोशिश की है कि उन तालाबों को और झीलों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक किया जाए। उस पर सारी रियासत में वावेला मचा हुआ है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कहीं इसकी तायद की जा रही है तो कहीं इसकी मुखालिफत की जा रही है। ख़ास बात यह है कि आपने सेक्रेटरीट की बात की है। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को ये इंतबाह दिया है कि मेरे इल्म में ये बात आ रही है कि चंद अहदेदार हाइड्रा के जो FTL और बफर जोन में तमाम मकान तामीर किए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी करते हुए
उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसे अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का चीफ मिनिस्टर ने इंतबा दिया है। यानी नहीं, ग्राउंड लेवल के जो अहदेदार हैं उनके ताल्लुक से ये बात कही है। क्योंकि देखिए, जब कोई काम शुरू होता है तो उसके अच्छे बुरे नतीजे सामने आते हैं। तो चंद ऐसे भी लोग हैं डरा धमका के या तो नोटिस जारी कर रहे हैं, या तो वो लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें नोटिस नहीं दी जा रही है। इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने ये इंतबा दिया है अहदेदारों को कि वो संभल के काम करें। जी जी। बहरहाल नईम वजाहत ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह ग्राउंड लेवल के अहदेदारों को इंतबा दिया है, क्योंकि ये उन पर रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि आवाम को डरा धमका कर पैसे वसूल भी कर रहे हैं, इस तरह की शिकायत आई हैं। लेकिन जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी का सवाल है, चीफ सेक्रेटरी ने जिस अंदाज में अहदेदारों से कहा है कि वो हाई कोर्ट के अहकामात को मलहूज़ रखें। जी देखिए, सच बात तो ये है कि जब से चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि झीलों को और तालाबों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक किया जाए, उन्होंने मुख्तलिफ अहदेदारों को इसकी हिदायत दी है। जिसके बाद आपाशी डिपार्टमेंट है, उसके अहदेदार अलग नोटिस जारी कर रहे हैं। GHMC के अहदेदार है, वो अलग नोटिस जारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ महकमा माल के अहदेदार है, वो भी अलग नोटिस जारी कर रहे हैं। तो ऐसे कई नोटिस हैं जो हाईकोर्ट, जिसको लोग हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने भी कहा है कि सोच समझ के काम किया जाए, कानून के दायरे में किया जाए, कानून की खिलाफ वर्जी ना किया जाए। जिसका जायज़ा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि शांति कुमारी ने कहा है कि तमाम महकमा के अहदेदार को इस तरह के हर महकमे से कोई नोटिस जारी होने की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। अच्छा नहीं मुझे सब, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि बहुत ही सोच समझ कर इक़दाम किए जाएँ, ख़ुद हुकूमत भी ये चाह रही है कि सोच समझ कर इक़दाम करे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोग 30 साल 35 साल 20 साल से वहाँ पर मुक़ीम हैं, उन आपको 20 साल में ख्याल नहीं आया, 35 या 30 साल में ख्याल नहीं आया, 35 साल में ख्याल नहीं आया, और अब ये हुकूमत आती है और इस तरह का ख्याल ज़ाहिर करती है और उस पर अमल आवरी भी करती है। ठीक है, आपको ज़मीनात जो हैं, अराज़ियात जो है वापस मिल रही हैं, लेकिन कई घर तबाह भी हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है। देखो, चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 30 साल कबल तक जो सूरत हाल थी जी उसको बरकरार रखा जाएगा। हाँ। तो उसके लिहाज से अहदेदार जो है FTL का, बफर जोन का, तालाबों का जायज़ा ले रहे हैं, और लोगों की जानिब से भी बहुत से ज़्यादा शिकायतें हो रही हैं। जब से हाइड्रा की ये कार्रवाई शुरू हुई है, हाइड्रा के व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फ़ोनों पे लोग शिकायत कर रहे हैं, और रंगानाथ वहाँ पर जाके जायज़ा भी ले रहे हैं। कल रंगानाथ मुशीराबाद असम्बली हल्के के रामनगर का एक नाला है, जी वहाँ के लोगों ने उन्हें बुलाया था कि यहाँ नाले पे लोग नाजायज़ कब्जे हो गए हैं। रंगानाथ ने वहाँ जाके जायज़ा लिया है। अब हो सकता है कि जो लोग कब्जा करें उन्हें नोटिस भी जारी की जाएगी। जी। लेकिन ये बात अच्छी है कि जिन लोगों ने जो लोग आगे आ रहे हैं तायद करने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन आपने बताया कि जिन लोगों ने ख़रीदा है, जी हाँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा सरमाया उस पर लगा दिया है, उनका क्या होगा? आपका ये सवाल था। जी हाँ। तो सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि उनका क्या होगा। सुनने में ये आ रहा है कि शायद बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ जो एम्प्लॉइज़, जो अहदेदारों ने इजाज़त दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहदेदार बाज़ ये ऐसे भी शिकायतें आ रही हैं कि जो सरपंच मौजूद नहीं था उसकी जाली दस्तखत करते हुए भी मंजूरियाँ दे दी गई हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तमाम चीज़ें जो है वो तहकीकात के बाद मंजर पे आएंगी। वैसे मैं समझता हूँ कि 35 साल का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। कौन ज़िंदा है, कौन यानी अपनी मौत का शिकार हो गया है, ये भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल इस तरह के वाक़यात तो पेश आते रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हाइड्रा ने वाज़ेह तौर पर कहा है, AB रंगानाथ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम GO111 की जानिब जो इलाके हैं उस लिमिट्स में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो भी अहकामात है जी उसके हम पाबंद रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बल्कि कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि अभी तक तो ये सरगर्मियाँ सिर्फ हैदराबाद तक जारी है। उसके बाद उन्होंने मुस्तकबिल में मज़ीद इसको तोसी देने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। ये कहा कि फ़िल वक्त हैदराबाद तक जारी है। बहरहाल नाज़रीन, नईम वजाहत ने कहा कि हैदराबाद तक जारी है ये सरगर्मियाँ, लेकिन अभी इत्तलात ये भी आ रही है कि महबूब नगर में कम अज़ कम 75 गैर मजाज इमारतों को मुनहदम कर दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि ये जो मुहिम है हाइड्रा की, वो मिसाल बनकर दूसरे अजला तक फैलती जा रही है। जी। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि झीलों का, तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जी। जब तक आप माहौलियात को कंट्रोल में नहीं रखते, अगर आप देख लीजिए दिल्ली की क्या सूरत हाल है।
सांस लेने में आलूदगी की वजह से लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही दुनिया के बदतरीन 20 शहरों में दिल्ली शामिल है, आलूदा शहरों में। जी देखिए, जब ये सूरत हाल है, लोगों को अब मुस्तकबिल में ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी खरीदना, पानी तो खरीद के पी रहे हैं, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम झीलों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए या फिर तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ग्रीनरी को फ़रोग़ देते हैं, तो ऐसे में हमारा जो शहर का माहौल है, आबी माहौल, वो भी सेहतमंदाना साबित होगा और लोगों को उससे लोगों के सेहत पे उसका असर भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सरकारी अराज़ियात है, तालाबों की अराज़ियात है, उसको भी महफूज रखेंगे तो मुस्तकबिल में तालाबों के वसी होने के इम्कानात है। वहाँ पर बड़े बड़े आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लोगों को सैर व तफरीह का मौका फराहम कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्डर्स और रियल इस्टेट कारोबार करने वाले हैं, वो उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैर मजाज तामीर की है, ओहदेदारों ने उन्हें मंजूरी दी है बाज़ जगह पे, उसके बाद उन्होंने तामीरात की है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग गरीब लोग घरों से महरूम हो रहे हैं, उन्हें डबल बेडरूम मकानात जो हैदराबाद में बाकी रह गए हैं देने का, वो अगर दे दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी तलाफ़ी किसी हद तक हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल आप देखेंगे कि सिर्फ हम मूसा नदी की बात करते हैं, मूसा नदी फिल वक्त मूसा नाले में तब्दील हो गया है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ मूसा नदी के अंदरूनी हिस्से में 100 से ज़ायद गैर मजाज मजहबी ढांचे तामीर कर लिए गए हैं। कितनी शर्म की बात है। आप विक्ट्री प्ले ग्राउंड के पास जाइए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाइए, इवन सालारजंग म्यूजियम की तरफ जाइए, वहाँ पर भी गैर मजाज तामीरात करने की कोशिश की जा रही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि देखते ही देखते एक ढांचा जो पत्थर होता है एक ढांचे में तब्दील हो जाता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? देखिए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि लोग जिम्मेदार हैं जी। अपनी कीमती अराज़ियात को रोड वेंडिंग से बचाने के लिए कोई मस्जिद तामीर कर दे रहा है, कोई मंदिर तामीर कर दे रहा है, या फिर कोई छिले वगैरह वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लोगों में शऊर बेदार नहीं रहेगा जी, तो फिर इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे। देखेंगे आप देखिए पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन रेल लाइन बिछाने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आई। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा ऐसा मजहबी ढांचे हैं जिनकी वजह से सड़कों की तोसी में रुकावटें पैदा हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका हल भी निकाल लिया जाएगा, जो ब्रिज के नीचे है उस पर लिया जाएगा। अभी मैंने सुना है कि पुराने शहर के हुकूमत ने मेट्रो रेल की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 400 जायदादों के मकानात को के उसूल अराज़ात को लिया जा रहा है। आज ओहदेदारों की चंद लोगों से मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है। ये सुनने में आ रहा है कि जो बातचीत हुई है वो फ्रूटफुल रही है। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक मेट्रो रेल हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद में 7.5 किलोमीटर तक ये लाइन तामीर की जाएगी और आपको ये भी बता दूं इससे रोज़गार के मौके पैदा होंगे हमारे नौजवानों के लिए। और आप अंदाज़ा लगाइए कि 7.5 किलोमीटर की अगर पट्टी जा रही है यानी लाइन जा रही है तो उसके नीचे ठीक है चलिए जो यानी मजहबी ढांचे है वो भी आ जाते हैं, तो उसके बावजूद भी ऐसे हुकूमत वहाँ पर मलगियात तामीर करते हुए बेरोज़गार नौजवानों के हवाले कर सकती है कि तिजारत करें आप। और ख़ास तौर पर पुराने शहर में नौजवानों को रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की जो मीटिंग रही उससे हमें ये पता चला है कि काफ़ी लोगों ने अपनी अराज़ियात देने से इत्तेफाक किया है। जी, उन्हें जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें थोड़ा इजाफा करने की वो मांग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जब किसी भी इलाके में देख लीजिए शहर के आप कि करीब जहाँ भी ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं वहाँ की जो कारोबार है वो तकरीबन ठप होकर रह जाता है। जी हाँ, बहुत जी। अब जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है, अगर वो कहीं शहर के दूसरे इलाकों में ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी अंदाज़ा होगा है कि अब पुराने शहर में वहाँ पर ज़मीन टूट रही है, जायदादें जा रही हैं, लोग इधर ख़रीदने आएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक कीमतें बढ़ा दी जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए जिसके तहत इस तरह के जो मुतासिर लोग हैं उन्हें हुकूमत ज़मीन फराहम करेगी अच्छे इलाके में और उसकी पाबजाई होगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी अराज़ियात बहुत कम है जी। हुकूमत मुआवजा दे रही है, जो मुआवजा है वो मुआवजा हुकूमत दे रही है और तामीरात के लिए जो परमिशंस है उसमें भी कुछ रियायतें दी जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कल ही आपने भी दी न्यूज़, हमने अपने टीवी में भी दी, आपने अखबार में जो न्यूज़ दी है कि जो बेगम बाज़ार में सिर्फ 101 गज अराजी की कीमत 10 करोड़ रुपए यानी 10 लाख रुपए फ़ी मुरबा गज, एक गज के हिसाब से फ़रोख्त हुई है। तो अब अंदाज़ा लगाइए अगर मेट्रो जो ट्रेन वहाँ पर जा रही है पुराने शहर में, वहाँ पर भी अराजियात की कीमतें जो है मेन रोड की जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्या फिर वो बर्दाश्त करेगा मालिक? कौन सा जायदाद का जो मालिक है? नहीं, देखिए आज जो मीटिंग हुई है जी उसमें ये कहा गया, नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, 2013 एक्ट के तहत हुसूल अराजियात
हासिल किए जाएंगे, इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया। जी जी मुझे जहाँ तक मालूमात है, वो जो एक्ट है, वो एक्ट में 2 या 3 गुना ज़्यादा ज़मीन देने की बातचीत थी, मुआवजा देने की बातचीत की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो पुराने शहर की तरक्की के लिए एक बहुत अहम कारनामा होगा अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस पर तेज़ी से अमलावरी करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 1200 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी जद में आएंगी, लेकिन उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और 400 प्रॉपर्टीज़ के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन हम बात कर रहे थे हैड्रा की, तो आपको बता दूं कि हैड्रा आने वाले दिनों में बहुत सख्त कार्रवाई कर सकता है और हो सकता है कि कुछ सियासी बेचैनी भी फैले, कुछ उथल पुथल भी हो जाए और बयानात का सिलसिला यानी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो जाए। देखिए, हर पार्टी के लोगों के वहाँ पर इमारतें हैं। जी जी मजलिस के हैं, जी जी कांग्रेस के हैं, बीआरएस के हैं, बीजेपी के भी होंगे शायद, जी, लेकिन जी। अभी तक तो सामने नहीं आया। जी 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 तो सब में बेचैनी पाई जाती है। लेकिन हुकूमत ने जो कार्रवाई शुरू की है, सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर कायद, साबिक है मरकज़ी वज़ीर जी जी पल्लम राजू के मकान को मुनज़्ज़म करते हुए इसका आगाज़ किया गया है। तो ये कहा गया है कि यहाँ पर पार्टी वगैरह को नहीं देखा जाएगा। बाकी के बीआरएस के अरकान असम्बली को नोटिस जारी की गई है, एमआईएम के तालीम इदारों को नोटिस जारी की गई है, इस तरह से कार्रवाई जारी की गई है। लेकिन बीजेपी इसको सियासी इशू बनाने की कोशिश कर रही है जी जी कि बीजेपी और बीआरएस जी जी कि मजलिस के साथ हमदर्दाना रवैया अख्तियार किया जा रहा जी। है और दूसरों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही जी जी है, इस तरह की बात की जा रही है। जी जी अब देखना है हुकूमत इस पर किस तरह का रद्दमल का इजहार करती है और कैसा अपने फैसलों पर अमल करती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, आप देखेंगे हैदराबाद में हैड्रा ने धूम मचा दी है, यानी बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन हैदराबाद में आपको ये जानकर खुशी होगी और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ फ़िरका परस्त जो दरिंदे हैं उनकी सरगर्मियाँ यहाँ कम हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इत्मीनान बख्श होती है, जो जहाँ पर फ़िरका परस्ती नहीं होती, जहाँ पर नस्ल कशी नहीं की जाती, जहाँ पर आवाम पर मजहबी बुनियाद पर हमले नहीं किए जाते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। और हैदराबाद भी उसमें से उसी की तरह का एक शहर है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान के अरब पतियों के लिहाज से अगर देखा जाए, तादाद के लिहाज से देखा जाए, तो 10 सर फहरिस्त शहरों में हैदराबाद का तीसरा नंबर है। ये बहुत अच्छी बात है। और हैदराबाद में जो अरब पति हैं उनकी तादाद आपको बता दूं कि 104 हो गई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो लिस्ट आई है, हारून रिच लिस्ट आई है, उसमें ये इस बात का इंकिशाफ किया गया है। और नंबर 1 पोजीशन पर अगर कोई है तो वो मुंबई है, जहां 386 बिलियनर्स यानी अरबपति भी मुकीम है, जबकि दिल्ली में 217 और हैदराबाद में 104। इसी तरह बेंगलुरु में 100 और चेन्नई में 82, कोलकाता में 69 और अहमदाबाद में 67। हालांकि नहीं मुझे साहब देखेंगे कि अहमदाबाद को तरक्की देने के मामले में, अहमदाबाद को प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है वो मिलने के मामले में कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी वहाँ अरबपतियों की जो तादाद है वो सिर्फ 67 है। देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से गुज़िश्ता 10 साल से गुजरात को और अहमदाबाद को मरकज़ी हुकूमत से ताउन मिल रहा है, जी जी। अगर उसी तरह का ताउन अगर हैदराबाद को मिल जाता तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद पहली नंबर पर होता। जी जी जो भी प्रोजेक्ट आता है, तमाम मरकज़ी वज़रा को हिदायत दे दी गई है कि वो हर प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले गुजरात को जाना चाहिए। जी जी तो मरकज़ी वज़रा हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंटों की जानिब से जो भी प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, तालीमी तरवार से या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में ले लीजिए या फिर रेल के लीजिए, फास्ट ट्रैक जो रेल्स है वगैरह, हर चीज़ लिया कि आप गुजरात में फराहम कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म गुजरात से ज़रूर हैं, लेकिन वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि पूरे इंडिया के वज़ीर आज़म हैं। पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीम इंडिया की स्पीड से काम करेंगे। जी। लेकिन जब बजट जारी होता है तो देखा जाता है कि सारी चीज़ें जाके गुजरात में डंप की जाती हैं, दूसरे स्टेटों को नज़रअंदाज किया जाता है। कल ही स्मार्ट सिटीज़ का ऐलान किया गया है। आपको बता दूं कि तेलंगाना तेज़ी से तरक्की करने वाली कम उम्र रियासत है। तेलंगाना को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन तेलंगाना को सिर्फ एक स्मार्ट सिटी दी गई है। अफसोस की बात है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को 2 स्मार्ट सिटी दी गई है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि एनडीए का जो दौर मदार है वो चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत की वजह से, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा अहमियत दी जा रही। बल्कि ये देखना चाहिए कि आप एक स्कूल को देख लीजिए, अगर कोई बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों में चंद बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं,
चंद बच्चे होशियार होते हैं, चंद बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा तालीम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते पढ़ाई जी जी। की। लेकिन हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो तेज़ रफ्तार से तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ज़रा सा भी अगर उनको मदद की जाए तो बहुत आगे निकल सकते हैं। जी हाँ जी। तो इस तरह की तवज्जो देने के बजाय ऐसे बच्चों पे तलबा पे तवज्जो नहीं दिया कि ऐसे बच्चों पे तवज्जो दी जा रही है जिसका कोई मुस्तकबिल गैर यकीनी है। गैर यकीनी है, समझ गैर लीजिए। यकीनी है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है और वो स्मार्ट सिटीज़ का ऐलान तो करते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है, ख़ासतौर पर कांग्रेसी कायदीन ये कहते हैं कि वो जो कहते हैं करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो बहरहाल वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी और वो जो कुछ भी करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे, गुजरात की बात कर रहे थे और आपको बता दूँ कि जहाँ तक अहमदाबाद का सवाल है, अहमदाबाद में अरबपतियों की तादाद जो है 67 है, यानी 67 है, जबकि पुणे में 53 और सूरत में 28 बताए जाते हैं बिलियनर्स की तादाद। इसी तरह गुरुग्राम में 23 अरबपति हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक गुजरात का सवाल है, गुजरात के बारे में नईम वजाद ने कहा है कि तमाम जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हो, आईटी प्रोजेक्ट्स हो, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हो, तालीमी इदारे हो, गुजरात की तरफ यानी मोड़ने उसका रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र जैसी रियासत को महरूम कर दिया गया तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह एक इलाकाई यानी तासुब पैदा किया जा रहा है। देखिए रियाज साहब, हैदराबाद का जो इलाका है, मैं समझता हूँ हैदराबाद मिनी इंडिया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैदराबाद में हिंदुस्तान भर के तमाम लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ का आईटी जो शोबा है बड़ी तेजी से तरक्की, आईटी हब है ये तो इंडिया से, बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट कारोबार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। जी जी। हर तरीके से शहर तरक्की पा रहा है। अभी चीफ मिनिस्टर ने 4th सिटी को डेवलप करने का ऐलान भी कर दिया है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो नौजवान जो रियासत है उसकी तरक्की में ताउन करें। जैसा मेट्रो रेल है, उसकी तोसी में अगर मरकज़ी बजट में बजट मंजूर किया जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बजट नहीं दिया गया। और साथ ही साथ ट्रेन है, एमएमएस ट्रेन है, दूसरी जो रोडों का नेटवर्क है उसको अगर तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए फंड्स दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद या फिर तेलंगाना बड़े तेज़ी से तरक्की, क्योंकि यहाँ पर अमन व अमान है। जी हाँ, लोग यहाँ पर मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ। और कभी ये नहीं कहा जाता कि आप नॉर्थ के हैं, आप साउथ के हैं या फिर आप किसी और स्टेट, बल्कि उन्हें प्यार मोहब्बत से गले लगाया जाता है, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जाता है और उन्हें रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। जी, और दूसरी बात आप देखिए कि हैदराबाद वाहिद शहर में समझता हूँ का हिंदुस्तान का है। अगर आप दिल्ली भी चले जाएंगे तो मगरिब के बाद कोई औरत निकलती नहीं वहाँ पर घरों से। और आप दिन में भी अगर आप फ़ोन के मोबाइल पर बात करते रहेंगे तो कोई ना कोई मोबाइल छीनकर भाग जाएगा। लेकिन हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा शहर है जहाँ मोहब्बत, मुरब्बत और इंसानियत देखने को मिलती है। और नईम वजाद ने जिस तरह कहा कि मिनी इंडिया, तो आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा था, एक छोटा हिंदुस्तान कहा था जिसके दामन में हर हिंदुस्तान के हर रियासत का शख्स बसता है और यहाँ मेहनत करता है, यहाँ रोजगार हासिल करता है। और यहाँ का पानी की ये खास बात है कि यहाँ यही का होकर रह जाता है। तो बड़ा हैदराबाद की खास बात है, इसकी जिंदा मिसाल है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि ये कई मरतबा ये बात आई कि अगर मुल्क का अगर दूसरा दारुल हुकूमत बनाया जाए तो वो हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल हैदराबाद। और देखिए ये क्रेडिट किसको जाएगा? ये क्रेडिट जाएगा आसिफ जाही हुक्मरानों को, कुतुबशाही हुक्मरानों को, जिन्होंने आपने देखा कि हुक्मरान ऐसे होने चाहिए जो आवाम के लिए दुआ करें। खुली कुतुब शाह ने दुआ की थी, मेरे शहर को लोगों से मामूर कर। तो आप अंदाजा कीजिए कि आबादी हैदराबाद की इस कदर बढ़ गई है कि नरसापुर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी हैदराबाद के करीब दिखाई दे रहा है। RRR जब बन जाएगा मैं समझता हूँ कि तरक्की की राहें मजीद वसी हो जाएंगी। जी जी जी। देखिए हमने देखा है, मैं 30 साल की बात बता रहा हूँ, कुछ 30 साल चंद्रबाबू नायडू को हमने देखा है हैदराबाद की तरक्की पे उन्होंने काम किया है। राजशेखर रेड्डी को हमने देखा है हैदराबाद की तरक्की पे उन्होंने काम किया है। KCR को हमने देखा है उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए काम किया है। हर दौर में हर हुक्मरानों ने जिस तरह से नवाबों ने किया था उस तरह हर हुक्मरानों ने तरक्की के लिए काम किया है, लोगों के रोज़गार के मौके फराहम किए हैं। अब ये रियासत में नई हुकूमत आई है कांग्रेस की, वो भी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जो तरक्की के पहले से प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उसको उनमें तेज़ी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जाके किसी भी जो भी शहर है वो आवाम में अपना मुकाम हासिल करता है। जिस तरह से आपने कहा है कि करोड़पति लोगों के, अरबपति लोगों के मामले में हैदराबाद को सारे हिंदुस्तान में तीसरा मुकाम इसी वजह से मिला है।
اور بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی محبت مربت اور یہاں کی جو انسانیت نوازی ہے یہاں کے ہر شخص میں آپ کو دکھائی دے گی اور آسانی سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کہ حیدرآبادی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم آپ کو ایک خبر کی طرف لیے چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ایک باپ اور بیٹی سے ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، لیکن بیٹی اگر جیل میں 5 ماہ گزار کر آئے تو باپ کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ آج اس ملاقات سے آپ لگا سکتے ہیں، جذباتی ملاقات سے جو کویتا اور کے سی آر کے درمیان ہوئی۔ کویتا آج صبح اپنے والد سے ملاقات کے لیے ان کے فارم ہاؤس پہنچی اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ان کے پیر چھوئے اور ان کے ہاتھ چومے اور کے سی آر نے اپنے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہر باپ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسی طرح کا یعنی مظاہرہ کرتا ہے، کوئی رویہ دیکھیے اختیار ابھی تک کرتا ہے۔ جو ویڈیو سامنے آئے ہیں جی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ کے سی آر نے نم آنکھوں سے جی اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے۔ ہوں وہ جذباتی ہو گئے تھے لیکن پارٹی کے قائدین ساتھ میں تھے، انہوں نے اپنے آپ پہ قابو تو پایا لیکن اپنے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں اس کو روک نہیں پائے۔ بہرحال 5 ماہ تہاڑ جیل میں رہ کر وہ آئی ہیں اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عدالت کا ہے، عدالت نے کئی شرائط بھی عائد کیے ہیں کہ آپ گواہوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے، شواہد کو نہیں مٹائیں گے اور یہاں تک کہ آپ اپنا پاسپورٹ بھی جمع کروا دیں گے، ساتھ ہی جو آپ مچلکا ہے ضمانت ہیں 10 لاکھ روپے کے، یعنی سی بی آئی کا کیس کے لیے 10 لاکھ روپے اور ای ڈی کے کیس کے لیے 10 لاکھ روپے جمع کرانے کی بھی ہدایت دی ہے۔ بالکل، دیکھیے یہ قانونی کارروائی ہوتی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ بیرون ممالک نہیں جا سکتے، جانا ہوگا تو آپ کو عدالت سے پہلے اجازت لینا پڑے گا۔ جی 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 میں سمجھتا ہوں کہ بی آر ایس کو حکومت سے محروم ہونے کے بعد اس کا کیڈر پورا ISU میں تھا، اسمبلی کی شکست ہوئی تھی، اس کے بعد لوک سبھا کے الیکشن سے پہلے کویتا کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لوک سبھا کے الیکشن میں بی آر ایس نے تلنگانہ میں کھاتا بھی نہیں کھولا تھا۔ جی جی یہ تمام 5 جو پارٹی کے لیے مصیبتیں تھیں، آج شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کے سی آر کو کچھ راحت محسوس ہوئی۔ اور ایک اور بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنی بہن کو جیل سے رہا کرانے کے لیے کے ٹی آر نے بہت محنت کی ہے، دن رات میں نے وہاں پر وکلا سے بات چیت کی ہے۔ کل ان کی بہن حیدرآباد آئی اور آگ کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو راکھی بنا، پھر اس کے بعد وہ اپنے باپ کے فرائض انجام دینے کے لیے امریکہ گئے ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا وہاں پر گریجویشن کی تعمیل مکمل کر لیا گیا ہے۔ گریجویشن سیریمنی میں انہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ وہاں روانہ ہوئے۔ بہرحال ناظرین، ہم اپنا پروگرام اختتام کو پہنچاتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ اتر پردیش میں ایک بھیڑیا جس نے 8 افراد کو اپنا لقمہ بنایا تھا، ان کا قتل کر دیا تھا، اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ کہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کوئی فرقہ پرست بھیڑیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جنگلی بھیڑیا ہے جس نے 7 بچوں کو اور ایک خاتون کو اپنا لقمہ بنا لیا تھا اور وہاں کی حکومت پریشان ہو گئی تھی اور پھر بالآخر اسے پکڑ لیا گیا ہے اور پکڑ کر زو میں پہنچا دیا گیا ہے۔ جی یہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس بھیڑے کو پکڑا گیا ہے اسی طرح فرقہ پرستی کے بھیڑوں کو بھی پکڑنے پہ توجہ دی جاتی ہے تو اچھی بات ہے۔ بالکل اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام سارا ہندوستان سنے تو بہتر رہے گا، خاص طور پر جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ جو فرقہ پرست بھیڑے ہے ہندوستان کی شبی متاثر کر رہے ہیں، ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ایسے بھیڑیوں کو ایسی سزا دینا چاہیے، عبرتناک سزا، جس کے بعد کوئی دوسرا بھیڑیا نہ بن سکے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اور ہمارے مہمان نعیم وجاہت کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔